कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। राजेश डॉक्टर अनिल से मिलता है और उसे बताता है कि मीना को उसने बता दिया है कि अनिल उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। डॉक्टर अनिल मीना का जवाब जानना चाहता है तो राजेश उसे सब्र करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मीना को जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। वैसे मीना उसकी पूजा करती है। मीना भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे रास्ता दिखाए कि वो कैसे अपने प्यार की पहेली सुलझाए। जब वो अपनी प्रार्थना खत्म करती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो ये जान चुकी है कि उसे क्या करना चाहिए। वो अनिल से मिलती है और उससे कहती है कि उनकी दोस्ती अब एक नया रुख लेने वाली है। अनिल खुश होता है और उसे लंच पर ले जाता है। अचानक राजेश भी वहां आता है और उन दोनों को एक नई दोस्ती की शुरुआत के लिए मुबारकबाद देता है। अब आगे। विकास भैया, बाबूजी आए हैं। बाबूजी, बाबूजी, कितनी बड़ी बदनसीबी है मेरी कि मुझे तेरा ये रूप भी देखना पड़ा। मैं तो जानता था तेरा यही अंजाम होगा, लेकिन मेरी बेटी की समझ में ये बात नहीं आएगी। किस मुंह से कहूंगा मैं दुनिया से कि तू मेरा दामाद है, मेरी बेटी का पति। उस दिन तो सीना तान कर ले गया था मेरी बेटी को, फिर आज क्यों मुंह फिरा लिया तुमने? मैं आपको सूरत दिखाने के लायक नहीं रहा बाबूजी। मैं गुनहगार हूं। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी बेटी से शादी करके आपका दिल दुखाया। एक अमीर और दौलतमंद इंसान की बेटी को उसके सारे सुख चैन ऐशो आराम की जिंदगी छीनकर एक गुर्बत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। आज सिर्फ मेरी वजह से आशा को एक गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है बाबूजी। बाबूजी, कानून ने तो मुझे सजा दे दी है, लेकिन एक बाप की अदालत में मैं आज भी मुजरिम हूं, क्योंकि मैंने एक बाप के अरमानों और जज्बात का खून किया है। बाबूजी, प्लीज आप मुझे सजा दे दीजिए, मुझे सजा दीजिए। आखिर तेरी जबान पर सच्चाई आ ही गई। मेरी बेटी पर जो जुल्म तूने किया है उसकी सिर्फ यही सजा है
कि मेरी बेटी तुझसे सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ दे। बेटी, इसके माथे पर जो कलंक लगा है उसे कोई सजा नहीं मिटा सकती। एक सजाए याफ्ता मुजरिम जेल से छुटकर आएगा तो दुनिया क्या कहेगी, किस नाम से पुकारेगी इसे? बेटी, अब भी मेरी बात मान ले, छोड़ दे इसे। मैं तेरा बाप हूं, दुनिया का हर ऐशो आराम है मेरे पास। पैसे, बंगले, गाड़ियां, ये तेरे लायक नहीं है। शाबाश, कितने अच्छे बाप हैं आप, कितना ख्याल रखते हैं आप अपनी बेटी का। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि वो ऐसा बाप किसी को ना दे। प्रगति, बाबूजी, विकास भैया और आशा भाभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आशा भाभी उस गंदी बस्ती में कभी नहीं रहती, फिर आपको वहां आने की तकलीफ ही नहीं उठानी पड़ती। और आपको क्या लगता है, अगर विकास भैया आज जेल के सलाखों के पीछे खड़े हैं तो इसलिए नहीं कि वो जुर्म करते हुए पकड़े गए, बल्कि इसलिए कि उनको एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। उनके ज़मीर ने उन पर मलामत की और उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये उनका पश्चाताप था, प्रायश्चित था उनका। और उन्होंने जो कुछ भी किया आशा भाभी और पिंकी के उज्जवल भविष्य के लिए किया। लेकिन ये बात एक घमंडी बाप कैसे समझ सकता है? ये बात तो सिर्फ एक पतिव्रता स्त्री समझ सकती है। तभी तो इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद इसने अपने पति का घर नहीं छोड़ा, क्योंकि इसे अपने पति पर पूरा विश्वास है। बाबूजी, विवाह का बंधन एक पति और पत्नी के बीच विश्वास का बंधन है, क्योंकि एक पत्नी जानती है कि उसका पति उसका सब कुछ है। बाबूजी, कैसे पिता हैं आप? अपनी बेटी की जिंदगी आबाद करने के बजाय आप बर्बाद कर रहे हैं, रिश्ता जोड़ने के बजाय आप तोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, विकास भैया से डिवोर्स दिलवाकर आप आशा भाभी को नई जिंदगी नहीं बल्कि मौत दे रहे हैं। प्रगति, हाँ दादी, मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन डिवोर्स पेपर्स पे दस्तखत हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं कि अब मैं आशा मनचंदा नहीं, आशा विकास सक्सेना। बस करो बेटी, बस करो। अपने दौलत के गरूर में मैं ये भूल गया था कि तुम मेरी बेटी नहीं, विकास की पत्नी हो। और औरत अपने पिता के नहीं, पति के नाम से जानी जाती है। मेरा अहंकार तुझे आबाद नहीं बर्बाद कर देगा। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? आपने हमें माफ कर दिया, हमारे लिए यही बहुत है डैडी। आपने तो बस अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया। जीती रहो बेटी। विकास बेटे, विकास, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मेरी दुआ है तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो। मुझे माफ कर दो बेटे। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपका दिल दुखाया। प्रगति बेटी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि तूने मुसीबत की इस घड़ी में मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। तूने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया। अरे तूने तो बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया है मुझे।
बेटे, मेरे घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। वो घर तुम्हारा है। बेटी, अगर ये दोनों वहां आने में संकोच करे तो तू इन्हें भी समझाना। अब तो इन लोगों में से ही है। तू भी मेरी बेटी है। विकास, डैडी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये क्या कह रही हो आशा? मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। विकास, आशा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आप ही है दुर्गा प्रसाद जी जिन्होंने विकास सक्सेना की फाइल आरजी दी थी? जी हां सर, वो मेरा दामाद है, लेकिन ये अर्जी मैंने इसलिए नहीं दी कि वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन इसलिए दी है कि वो अब इसका हकदार है। ये सच है कि मैं पहले उससे नाराज था। नाराजगी की वजह यह थी कि उसने मेरी बेटी से मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। हर बाप की तरह यह एक सदमा था जो मेरे दिल को लगा था। शायद मैं इस सदमे से बाहर आ जाता, हो सकता है मैं उन्हें माफ कर देता, लेकिन जब मुझे पता चला कि विकास एक स्मगलर है और स्मगलिंग के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मेरा गुस्सा नफरत में बदल गया कि मेरी बेटी ने एक मुजरिम से शादी की और खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। जब उसे सजा हुई तो मेरी प्रतिक्रिया यह थी कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मेरी नफरत और बढ़ गई। मैंने अपनी बेटी को इस बात के लिए भी मजबूर किया कि वो ऐसे आदमी से डिवोर्स ले ले। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी विकास से बेहद प्यार करती है, जिसकी वजह यह थी कि पैसे कमाने की लालच में विकास ने जुर्म किया, मगर जुर्म का एहसास होते ही उसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। कानून ने उसे जो सजा दी वो उसने प्रायश्चित समझकर कबूल कर ली, क्योंकि अब उसने गुनाह न करने की कसम खाई है। जब मैं उसे मिलने जेल गया तब शर्मिंदगी का एहसास उसके चेहरे पर साफ तौर से झलक रहा था। उसने अपने किए की मुझसे माफी मांगी और मैंने भी उसे माफ कर दिया, इसलिए कि उसने जुर्म की दुनिया छोड़कर एक अच्छा और नेक इंसान बनने की कोशिश शुरू करती है। सर, जब मुजरिम अपने ज़मीर की आवाज पर जुर्म करना छोड़ दे, गुनाह से तौबा कर ले, तब कानून को चाहिए
कि उसे सुधरने का मौका दे, क्योंकि सजा से मुजरिम सुधरता नहीं है, बल्कि कभी कभी बागी बन जाता है। सजा काटकर छोटा मुजरिम बड़ा मुजरिम बन जाता है। और सर, कानून की किताबों में लिखा है कि नफरत मुजरिम से नहीं, जुर्म से की जानी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि विकास के केस पर हमदर्दी से गौर किया जाए और उसे रिहा कर दिया जाए। मिस्टर दुर्गा प्रसाद, आप कहते हैं कि विकास बदल गया, लेकिन हम कैसे यकीन करें? सर, इस बारे में मैं भी कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। यस मिस्टर बंसिल, आप इस बारे में ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि आप उस जेल के जेलर हैं। सर, विकास सक्सेना की फाइल पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ वो पहली बार किसी जुर्म में इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि ये उसका पहला गुनाह था। और दूसरी बात जो मुझे मालूम हुई, पुलिस ने उसे गुनाह करते हुए नहीं पकड़ा, बल्कि उसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है। वैसे इस जेल में वो मेरी निगरानी में है। और दूसरी बात ये, वो और कैदियों से बिल्कुल अलग है। उसके नेचर में गुस्सा या बिटरनेस नहीं है। इतना ही नहीं, उसने उन मुजरिमों का भी पता बता दिया जो आज तक कानून की नजरों से छुपे हुए थे। विकास मेरी नजर में एक शरीफ और नेक इंसान है। वैसे वो जेल के कायदे कानून को सख्ती के साथ मानता है, इसलिए मुझे उससे हमदर्दी है। मिस्टर दुर्गा प्रसाद, आपकी अर्जी और जेलर साहब के बयान की रोशनी में हम पैरोल बोर्ड के मेंबर्स इस बात को महसूस करते हैं कि विकास सक्सेना का केस हमदर्दी के लायक है और हमारी पूरी कोशिश होगी इसकी सजा कम की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते ग्रोवर जी। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। मिनी जी कहाँ है? वो शायद तैयार हो रही हैं। आप लोगों को इलेक्शन कैंपेन पर जाना था। हाँ जी। मिनी डार्लिंग, यस। बाहर आओ। आ रही हूँ। अरे नम्रता और शीला, आ गई तुम लोग? अच्छा डार्लिंग, मैं ना पद यात्रा पे जा रही हूँ। पद यात्रा पे? हाँ। क्या कसब कर रही हो? वही गाड़ी ले जाओ। आप नहीं समझोगे, ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। घर घर जाकर वोट मांगने पड़ते हैं, और खास करके झोपड़ों वालों से। अगर मैं कार लेकर गई ना, तो वो लोग कहेंगे पब्लिक के पैसों से कार खरीद ली। पैदल जाओ ना तो इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन मिनी डार्लिंग, पिछले 5 सालों से तो आपने अपने वोटरों को दर्शन ही नहीं दिए। अरे नेता लोग इलेक्शन के वक्त ही दर्शन देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी पोजीशन तो स्ट्रांग है ना? पोजीशन? पोजीशन तो भाई ये बताएंगे। वैसे मिनी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, और इनके विरुद्ध में जितने कैंडिडेट खड़े हैं ना, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। That's very nice, मिनी डार्लिंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। एक बात याद रखना, बोलो। जिस इलाके में भी जाओ ना, पुलिस प्रोटेक्शन साथ लेके जाना। क्या है, आजकल लोग जरा लीडरों से नफरत करते हैं। ओहो डार्लिंग, डोंट वरी। जिस इलाके से मैं खड़ी हो रही हूँ ना, सब अपनी पार्टी के वोट से। अच्छा, फिर तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं चलूं? योर विश। बाय। बाय। चलो 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 बेटा, बहुत जल्दी मार्केट में भाजी भी लेना है। देख, तू ऐसे कर बेटा, तू रूपा के यहाँ जा, मैं तुझे वहां से ले लूंगी। हाँ जा। जी नमस्ते। नमस्ते, मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे मैं मिनी ग्रोवर हूँ, आपके वार्ड की नगर सेविका। पिछली बार आप ही लोगों ने तो मुझे चुनकर भेजा था। अच्छा अच्छा, तो अब पहचान गई मैं। जी आप ही हैं वो मिसेस ग्रोवर? जी हाँ, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि आप इस साल भी अपना कीमती वोट मुझे दें। वोट तो हम जरूर देंगे, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। लेकिन वोट आपको ही क्यों दिया जाए, ये जरा सोचने वाली बात है। अरे इसमें सोचना कैसा, ये तो व्यापार है। व्यापार? जी हाँ, इस हाथ नोट ले और उस हाथ वोट दे। अरे वाह वाह मिसेस ग्रोवर, आपने तो एक लाख की बात कह दी, यानी आम के आम और गुठलियों के विदा। वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत समझदार हैं। और सुनिए, आप ही सिर्फ अपना वोट मुझे नहीं देंगी, बल्कि पूरे बिल्डिंग के वोट मुझे दिलवाएंगी। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। पिछले 5 साल में आपने कितना अच्छा काम किया है।
सड़कों पर खड्डे ही खड्डे, गटर के ढक्कन खुले हुए, रास्तों पर कचरों के ढेर और नल में पानी गायब। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।